वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लास्ट टाइम में जो मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे उसी का एक्सटेंशन है। आज के लेक्चर में हम लोग सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन थ्रेड्स के बारे में जानकारी लेंगे। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? कभी भी हम थ्रेड्स को चलाते हैं तो थ्रेड्स रैंडमली चलते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग फिर से इसको देखते हैं। जैसे अपन एक क्लास बनाया माई थ्रेड, इम्प्लीमेंट्स रनेबल, और यहाँ पे पब्लिक वॉइड रन मेथड को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे रन मेथड में हम एक फॉर लूप लगा देते हैं i = 1, i <= से 4, i++, और यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक में लगा रहा हूँ टू मेक द थ्रेड स्लीप फॉर सम टाइम। थ्रेड को स्लीप करा देंगे यहाँ पे से 500 मिली सेकेंड्स के लिए स्लीप करा देते हैं और थ्रेड स्लीप में चला गया। उसके बाद से इसको 1 सेकंड के लिए कर देते हैं। उसके बाद हम system.out.println काम करते हैं। पहले इसमें थ्रेड का नेम को प्रिंट कराना है, तो स्ट्रिंग थ्रेड नेम इक्वल टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। हम करंट थ्रेड का नेम जो है निकाल रहे हैं और tn में स्टोर कर रहे हैं। cout system.out.println थ्रेड का नाम tn प्लस i इक्वल टू जो भी थ्रेड का चल रहा है i का वैल्यू वो अपन यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। अपना थ्रेड अगर रन हो रहा है तो थ्रेड का नेम प्रिंट होगा और उसका जो भी थ्रेड का i का वैल्यू चल रहा है उस पर्टिकुलर i के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ये अपना हो गया, थ्रेड का कोड हो गया। ये 4 बार चलेगा, ठीक। जो भी थ्रेड हम क्रिएट करेंगे वो 4 बार रन फॉर लूप पे चलाएगा और आउटपुट में उसका नेम वगैरह हमको डिस्प्ले होगा। हम माई थ्रेड का एक इंस्टेंस बना लेते हैं। जैसे ob1 करके एक इंस्टेंस बना लिया, obj1 = न्यू थ्रेड। तो थ्रेड माई थ्रेड का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू करते हैं। एक पहला थ्रेड t1 बन जाएगा, उसमें हम obj1 को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। इसका नेम हमने रखा t1। ये थ्रेड का नाम t1 रख लिया अपन ने। फिर एक और थ्रेड बनाया t2 = न्यू थ्रेड। इसमें obj1 का ही इंस्टेंस लेंगे, लेकिन ये दूसरा थ्रेड बन गया। अब ये इसका फॉर लूप अलग चलेगा। एक और थ्रेड बना सकते हैं t3 = न्यू थ्रेड। ऐसे n नंबर ऑफ थ्रेड्स हम बना सकते हैं, ठीक। t3 बना देते हैं इसको। हमारे पास 3 थ्रेड्स हैं। तीनों थ्रेड्स के पास ऑब्जेक्ट obj1 है और इसका मतलब क्या होगा, सभी थ्रेड्स जो हैं वो ये सेम फॉर लूप को रन करेंगे, लेकिन अलग अलग अपना मेमोरी लेके चलेंगे। हर थ्रेड का अपना खुद का मेमोरी होता है। तो t1, t2, t3 सब इंडिपेंडेंट थ्रेड्स हैं और हम तीनों को स्टार्ट कर देते हैं। इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम लोग ऑब्जर्व इसे करने वाले हैं कि हर थ्रेड इंडिपेंडेंटली चलता है। अब यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं system.out.println मेन थ्रेड स्टार्टेड, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेन थ्रेड एंडेड, ठीक। इससे भी हम ऑब्जर्व करके ये देख सकते हैं मेन थ्रेड जो है वो अलग चलेगा, t1, t2, t3 अलग अलग चलेंगे। जब हम इसको रन करेंगे आउटपुट को देखिएगा, मेन थ्रेड बन के खत्म भी हो गया चल के, t2 चल रहा है, फिर t3 चल रहा है, फिर t1 चल रहा है, फिर t3 चल रहा है, फिर t2 चल रहा है। आउटपुट इज वेरी वेरी रैंडम, एकदम रैंडम आउटपुट मिल रहा है। इसको और थोड़ा सा हम डिले कर देते हैं इसे, और देखिएगा आउटपुट में जितने बार हम इसको रन करेंगे उतने बार हम ये ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि जो थ्रेड्स हैं वो रैंडमली चल रहे हैं।
कोई भी थ्रेड जो है वो आप ऑब्जर्व करें कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो हो रहा है। कभी T3 चल रहा है, कभी T2 चल रहा है, कभी T1 चल रहा है, ठीक, ये रैंडमली चल रहा है। ये जो रैंडम जो रनिंग होता है थ्रेड्स का, ये एक नेचर है थ्रेड्स का, यही नेचर होता है, रैंडमली रन होता है। अब ये रन मेथड को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूं। मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूं, जैसे void टेस्ट करके एक मेथड बना रहा हूं, और इस टेस्ट मेथड के अंदर में ये कोड मैं लिख रहा हूं। देखिए ये भी तरीका है जिससे अपन जो है अपना कोड लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं, तो टेस्ट मेथड के अंदर में ये फॉर लूप है, और रन के अंदर से मैं टेस्ट मेथड को कॉल कर रहा हूं। ये भी चेक कर सकते हैं, इज ऑल्सो पॉसिबल। सो कोडिंग को थोड़ा ध्यान से देखें। टेस्ट मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, और टेस्ट मेथड में हमारा फॉर लूप है, इसमें थ्रेड को हम रन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, आउटपुट अगेन द सेम आउटपुट इज देयर, मतलब रैंडम आउटपुट मिलेगा। हम जितने बार इसको रन करेंगे उतने बार रैंडम आउटपुट हमको मिलने वाले हैं, ठीक। अब इस रैंडमाइजेशन, ये जो नेचुरल ऑर्डर है जिससे वो चलता है, अपने हिसाब से चलाता है, क्योंकि नेचुरली थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, दे विल रन इंडिपेंडेंटली, किसी को कोई फॉलो नहीं करेगा, किसी के पीछे कोई नहीं लगेगा। लेकिन अब हम बात कर रहे थे सिंक्रोनाइजेशन की। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होगा कि हम चाहते हैं कि थ्रेड जो है वो सिंक्रोनाइज्ड वे में रन करे। सिंक्रोनाइज्ड वे में रन करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई जगह हो जिसके थ्रू थ्रेड जा रहा है। जैसे ये टेस्ट है, टेस्ट मेथड के थ्रू जो है वो थ्रेड्स जा रहे हैं, और टेस्ट मेथड को हम ऐसा कुछ कर दें जिससे कि हर थ्रेड जो है वो टेस्ट मेथड को एक्सेस करने से पहले एक परमिशन ले। परमिशन क्या मतलब, उसको जैसे हम लोग ने कह सकते हैं कि एक रूम में हमने लॉक लगा के रखा है। सो से फॉर एग्जांपल अब टेस्ट हमारा एक रूम है, ठीक है, तो रूम को अपन ने लॉक लगा, टेस्ट नाम एक काम पर रूम नाम लगता है, दिस इज अवर रूम। तो रूम में अगर एंटर करना है तो आई वांट दैट रैंडमली कोई भी रूम में एंटर ना करे। मैं चाहता हूं इस रूम में एंटर करने से पहले रूम की चाबी ले, अगर उसके पास उसको चाबी मिलती है तो चाबी लेके वो रूम में एंटर करे, और फिर जाके ये फॉर लूप को एग्जीक्यूट करे, ठीक। सो रूम के अंदर एंटर करने के लिए उसको चाबी मिलना चाहिए, मतलब रूम में एक लॉक लगाना है मेरे को, सो दैट everybody should not enter the room at the same time, one at a time enter करें, रूम में अपना काम करें, रूम में काम करने के बाद रूम को लॉक करके बाहर आ जाए, और चाबी जो है नेक्स्ट इंसान को दे दें या नेक्स्ट थ्रेड को दे दें, ठीक। तो हम चाहते हैं कि जो भी थ्रेड इस रूम में एंटर करे उसके पास इसकी चाबी हो, और वो चाबी खोले, रूम में एंटर करे, चाबी बंद करे, रूम को लॉक करे, अपना काम करके फिर रूम को खोले, बाहर निकले, फिर दूसरे को चाबी दे। तो इस टाइप के सिचुएशन में क्या होगा कि सीक्वेंशियली रनिंग होगा। ये जो आउटपुट हमको मिल रहा है, ये रैंडम आउटपुट मिल रहा है, ये रैंडम आउटपुट नहीं मिलेगा, हमको सीक्वेंशियल आउटपुट मिलेगा। और सीक्वेंशियल आउटपुट मिलेगा कि जो भी थ्रेड, अब जरूरी नहीं है कि T1, T2, T3 में से कोई भी T1 ही पहले जाएगा या T2 ही सेकंड जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस भी थ्रेड को मौका मिलेगा रूम में एंटर करने का, वो रूम के अंदर कंप्लीटली अपना फॉर लूप चलाएगा, पूरा कंप्लीट करेगा, फिर बाहर आएगा। अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि T1 का आई जो है, T2 का आई जो है, T3 का आई है 1 है, उसके बाद फिर T2 का आई हुआ, उसके बाद 2, मतलब आप ऑब्जर्व करें T2 को मौका कब मिल रहा है, ये 2 थ्रेड्स के होने के बाद फिर T2 को फिर से मौका मिला, फिर ये 2 थ्रेड्स के बाद 3 बार 4 बार वेट करने के बाद फिर T2 को मौका मिला, फिर से इमीडिएटली। तो हम क्या चाहते हैं, जिसको भी मौका मिले रूम में एंटर करने का, उस रूम में पूरा आराम से अपने फॉर लूप को एग्जीक्यूट करे, कंप्लीट करने के बाद ही बाहर निकले। तो अगर T2 अगर एंटर कर जाता है रूम में, तो T2 कंप्लीट करे, 1 2 3 4 तक पूरा कंप्लीट करे। उसके बाद अगर T3 को मौका मिलता है तो T3 कंप्लीट करे, फिर T1 को मौका मिलता है तो T1 कंप्लीट करे। सो ये सिचुएशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस रूम को हमको, ये टेक्निकली इसको हम बोलते हैं, जब मल्टी प्रोसेसिंग में हम बोलते हैं इसको मॉनिटर कोड बनाना है, मॉनिटर या सेमाफोर भी बोलते हैं। तो मॉनिटर कोड क्या होता है, मॉनिटर या सेमाफोर क्या होता है, एक ऐसा कोड जिसमें एक थ्रेड एट ए टाइम एंटर कर सकता है और बाकी थ्रेड्स वेट करते हैं। हर थ्रेड इसमें एंटर नहीं कर सकता, जो भी थ्रेड्स एंटर करेंगे वो 1 एट ए टाइम ही एंटर कर सकते हैं। सो अगर मुझे इस रूम मेथड को, अगर मुझे मॉनिटर कोड बनाना है, मॉनिटर कोड बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा।
तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड अगर हम यूज करते हैं तो हमारा रूम क्या बन जाएगा, रूम के पास एक लॉक आ जाएगा। अब जिसके पास इस लॉक की चाबी है वही इसको एक्सेस कर पाएगा, जिसके पास इस लॉक की चाबी नहीं है वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। और चाबी जिसको भी मिलेगा वो रूम के अंदर एंटर करेगा, अपने पास चाबी को रखेगा, बाहर में किसी को चाबी नहीं मिलेगा। जैसे ही वो अपना काम खत्म करेगा, फॉर लूप खत्म करेगा, बाहर निकलते ही चाबी को हैंडओवर करके बाहर चला जाएगा, रूम का लॉक खोल के अंदर बाहर चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज सिंक्रोनाइज्ड कोड, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक, यही जो कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे थियरी लिखा हुआ है उसी का मैंने प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल बताया कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक, तो सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक, तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का हम लोग यूज करने वाले हैं टू क्रिएट ए सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन थ्रेड्स। अब देखिए मैंने सिर्फ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यहाँ पे यूज किया था। अब देखते हैं आउटपुट, देखिएगा क्या होता है। सीधा आउटपुट कोड वैसे ही है, सभी तीनों थ्रेड्स जो है रेडी है रन करने के लिए। इसको रन करते हैं हम लोग। आउटपुट, ध्यान से आउटपुट देखिए। T1 देखिए रन हो रहा है। अब T1 रन हो रहा है, इसका मतलब T1 को पहले मौका मिला इस रूम में एंटर करने का, और जब तक T1 कंप्लीट नहीं होता है T2 और T3 वेट कर रहे हैं। जैसे ही T1 कंप्लीट हुआ, T3 को मौका मिला तो T3 आगे बढ़ गया, T2 वेट कर रहा है। उसके बाद फिर T2 को मौका मिला तो T2 फिर आगे बढ़ेगा, अपना कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, अब जितने बार हम इसको रन करेंगे उतने बार हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जिस भी थ्रेड को इस रूम में एंटर करने का मौका मिल रहा है वो कंप्लीट करके ही बाहर निकल रहा है, अपना फॉर लूप को कंप्लीट करके ही बाहर निकलेगा। फिर से मैंने इसको रन किया, आप देखिए अभी T1 थ्रेड को मौका मिला। T1 थ्रेड कंप्लीट होगा, पहले पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद जो भी वेटिंग थ्रेड है उसमें से किसी एक थ्रेड को मौका मिलेगा। जैसे T3 को मौका मिला अभी, अब T3 पूरा कंप्लीट जब तक नहीं होगा T2 वेट करता रहेगा। T3 कंप्लीट हो गया, अब T2 को मौका मिलेगा। तो ये आप जितने बार रन करेंगे उतने बार हम ये चीज ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। सो दिस इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है। ठीक, सो आई होप दिस कोड इज क्लियर। सिंक्रोनाइजेशन वाला कोड अपन ने अभी जो देखा ये क्लियर है। तो सिंक्रोनाइजेशन जब हम करते हैं तो ये लॉक कहां से मिलता है? लॉकिंग जो मैंने कह रहा था कि एक लॉक मिलेगा, चाबी मिलेगा, ये सब कहां से मिलेगा? ये जो लॉक का जो कॉन्सेप्ट है ये होता है, जो JVM जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट दो लेवल्स में लॉक प्रोवाइड करता है। JVM हमको क्लास और ऑब्जेक्ट लेवल पे लॉक्स प्रोवाइड करता है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का कहाँ काम है? देखिए यहाँ पे इस जगह पे आप ऑब्जर्व करें, इस जगह पे आप क्या ऑब्जर्व करें? रूम क्या है? रूम एक इंस्टेंस मेंबर मेथड है। रूम इज एन इंस्टेंस मेंबर मेथड। रूम क्या है? इज एन इंस्टेंस मेंबर मेथड। तो हम लोग ने बहुत प्रीवियस लेक्चर, शुरू के लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था इंस्टेंस मेंबर और स्टैटिक मेंबर में अपन ने एक डिफरेंस देखा था। तो अब ये जो इंस्टेंस मेंबर मेथड है, रूम जो है क्या है? इंस्टेंस मेंबर मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने स्टैटिक कीवर्ड कहीं यूज नहीं किया। तो स्टैटिक कीवर्ड अगर यूज नहीं हुआ है तो रूम मेथड इज ए इंस्टेंस मेंबर मेथड। सो ये हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग रेडी रहेगा, हर इंस्टेंस के लिए रेडी रहेगा। इंस्टेंस मतलब क्या? जो हम लोग इंस्टेंस बनाते हैं, जैसे यहाँ पे अपन इंस्टेंस बनाया न्यू थ्रेड, तो ये जो थ्रेड क्लास का इंस्टेंस रहेगा, ये जो थ्रेड क्लास का इंस्टेंस है, इसके लिए रूम जो है हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग एक्टिव रहेगा। तो हमने एक ही इंस्टेंस बनाया था, देखिए ऑब्जर्व करें, हमने एक ही इंस्टेंस बनाया था और उसी इंस्टेंस को थ्रेड के थ्रू अपन रन कर रहे थे। तो ये जो सिंक्रोनाइज्ड कोड जो चल रहा है वो इंस्टेंस लेवल पे चल रहा है, इंस्टेंस लेवल पे चल रहा है। तो हमारे पास तो लॉक किस चीज का मिला? हमको ऑब्जेक्ट लेवल लॉक मिला, इंस्टेंस लेवल लॉक मिला हमको। अभी हमको क्या लॉक मिला? इंस्टेंस लेवल लॉक, मतलब OBJ1 का लॉक यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। OBJ1 का लॉक है इसके पास। तो जो भी थ्रेड T1, T2, T3 में से जो भी थ्रेड इस पर्टिकुलर रूम को एक्सेस करेगा उसको OBJ1 का लॉक चाबी चाहिए। OBJ1 ने जो लॉक लगा के रखा है यहाँ पे, सिंक्रोनाइज कोड, सिंक्रोनाइज लिख दिया मतलब लॉक लगा दिया। तो क्योंकि लॉक लग चुका है, इसकी चाबी किसके पास है? OBJ1 के पास है। क्योंकि देखिए इसमें OBJ1 का यूज किया गया है, तो OBJ1 के पास इसकी चाबी है। तो थ्रेड T1 अगर रन करना चाहता है तो OBJ1 की चाबी इसको T1 के पास होनी चाहिए।
अगर T2 रन करना चाहते हैं तो T2 के पास इसी चाबी होनी चाहिए, T3 रन करना चाहता है तो T3 के पास इस ऑब्जेक्ट की चाबी होनी चाहिए, की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक उसको की नहीं मिल जाती। तो यही सिनेरियो चल रहा था जब आउटपुट पे हम देख रहे थे कि T1 को जब चाबी मिला तो T1 रन हो रहा है। अभी जो T1 रन हो रहा है वो OBJ1 के चाबी को लेके ही रन कर रहा है। फिर T3 रन हुआ, T3 को चाबी मिल गई, T2 वेट कर रहा है। फिर T3 जब अपना काम कंप्लीट कर रहा है तो T2 को चाबी मिल गया तो T2 अपना रन कर रहा है। अल्टीमेटली याद रखना क्या है, इसमें हमने इंस्टेंस मेंबर मेथड को यूज किया है, रूम, और इंस्टेंस मेंबर मेथड इज कनेक्टेड टू द इंस्टेंस OBJ1, क्योंकि OBJ1 इज द ओनली इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किया था। OBJ1 का जो की है, जो लॉक और की, क्योंकि OBJ सिंक्रोनाइज लिख दिया मतलब OBJ1 ने इसको लॉक कर दिया, इसको लॉक कर दिया है, और चाबी भी OBJ1 के पास है। तो T1, T2, T3 में से जिसके पास भी वो की आएगा, चाबी आएगा, वो उसको रन कर पाएगा, रूम मेथड को रन कर पाएगा, रूम में एंटर कर पाएगा, नहीं तो उसको वेट करना पड़ेगा। सो अभी जो अपन ने एग्जांपल देखा इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल लॉक के बारे में अपन ने एग्जांपल देखा है, जो अभी अपन ने यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लॉक के बारे में देखा था। तो अभी जो एग्जांपल हमने देखा है वो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक के बारे में हमने डिस्कस किया। सो रिमेंबर दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ लॉक एंड एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव अ की टू ओपन द लॉक। सो की किसको मिलेगा? थ्रेड को मिलेगा, जिसको शेड्यूल किया गया है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी थ्रेड शेड्यूल होगा उसको उसका चाबी मिलेगा और उसको उस ऑब्जेक्ट के अंदर के मेथड को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर का जो मेथड है उसका जो लॉक एंड की एक्टिवेट कब होता है? जब हम उस मेथड को हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड अटैच करते हैं उस मेथड के साथ। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड अगर अटैच नहीं करेंगे तो लॉक एंड की का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अभी अपन ने इंस्टेंस मेंबर मेथड का यूज किया था, इसका मतलब ये इंस्टेंस लॉक या ऑब्जेक्ट लेवल लॉक जो है यहाँ पे काम करेगा। अब इसी कोड को अब ऑब्जेक्ट लेवल लॉक का कोड को हम ऑब्जर्व करेंगे। हम क्या करेंगे, अभी माई थ्रेड का हमने एक ही ऑब्जेक्ट यूज किया था, मतलब एक ही ताला एक ही चाबी, मतलब रूम एक ही है, देयर इज ओनली सिंगल रूम नाउ, क्योंकि इंस्टेंस लेवल में है, एक ही रूम है, इंस्टेंस के अंदर में एक ही और इंस्टेंस है तो रूम भी एक ही रहेगा क्योंकि इंस्टेंस लेवल मेथड है। अगर सोच लीजिए मैंने मल्टीपल इंस्टेंसेस बना लिए तो व्हाट विल हैपन? obj2 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, फिर से एक और मेथड, एक और इंस्टेंस बना लेता हूं, obj3 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। तो इसमें क्या होगा, obj1 में एक रूम है, obj2 में एक और रूम बन जाएगा, obj3 में एक और रूम बन जाएगा, और सभी रूम्स को सिंक्रोनाइज किया हुआ है। इसका मतलब obj1 के पास एक ताला चाबी है, obj2 के पास एक ताला चाबी है, obj3 के पास एक ताला चाबी है। और अगर हमने T1 थ्रेड में obj1 यूज किया है, obj2 अगर T2 थ्रेड में यूज किया है, obj3 अगर T3 थ्रेड में यूज किया, तो क्या होगा? T1 के पास obj1 का ताला चाबी मिल जाएगा, चाबी आ जाएगा, T2 के पास obj2 का आ जाएगा, T3 के पास obj3 का आ जाएगा, और T1, T2, T3 जो है वो रूम में एंटर कर सकते हैं, बहुत आसानी से एंटर कर पाएंगे एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम क्यों बोला मैंने? क्योंकि obj1 का रूम अलग है, उसमें T1 एंटर कर जाएगा, obj2 का रूम अलग है, उसमें T2 एंटर कर जाएगा, obj3 का रूम अलग है, उसमें T3 एंटर कर जाएगा। तो हम जैसे इस कोड को रन करेंगे, ऑल्दो ताला चाबी एक्टिवेटेड है, लॉक एंड की एक्टिवेटेड है सिंक्रोनाइज कीवर्ड से, लेकिन आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? रैंडमाइज्ड आउटपुट मिलेगा। देखिए आउटपुट देखिए फिर से वो रैंडम आउटपुट आ गया। T1 अलग से चल रहा है, T3 अलग से चल रहा है, T2 अलग से चल रहा है, सब लोग जो है रूम्स को एक्सेस कर रहे हैं। ये फॉर लूप जो है सब लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। कारण सिंपल सा ये है इसमें, क्योंकि अपन ने ऑब्जेक्ट लेवल लॉक यूज किया था, उसके कारण हर ऑब्जेक्ट का, हर इंस्टेंस का जो लॉक है वो हर थ्रेड के पास अलग अलग आ चुका है, चाबी आ चुकी है। तो दे आर इंडिपेंडेंट टू रन द कोड इनसाइड द रूम, बिकॉज देयर आर 3 रूम्स नाउ। obj1 का रूम अलग है, obj2 का रूम अलग है, obj3 का रूम अलग है। T1 कैन एंटर obj1, T2 कैन एंटर obj2, T3 कैन एंटर obj3। दैट्स व्हाई सिंक्रोनाइज होने के कारण बावजूद भी उसे जो है होने के बाद भी हमको रैंडमाइज्ड आउटपुट मिला, जो सीक्वेंशियल आउटपुट था वो खत्म हो गया। सो ये है ऑब्जेक्ट लेवल लॉक का एग्जांपल। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब इस जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्रॉब्लम नाउ। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं चाहता था कि ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए
आई वॉन्ट दिस सिंक्रोनाइजेशन टू हैपन। तो अब ऑब्जेक्ट लेवल लॉक अगर यूज करेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ऑब्जेक्ट लेवल लॉक यूज करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे, इंस्टेंसेस अलग अलग बनेगा, तो अलग अलग इंस्टेंसेस के लिए अलग अलग ताला चाबी है, तो कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं, सब लोग इंडिपेंडेंटली रन हो जाएंगे, आउटपुट भी रैंडम आने लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं इस केस में भी मेरे को आउटपुट रैंडम नहीं चाहिए, मुझे जो है आई वांट ए सीक्वेंशियल आउटपुट। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्लास लेवल लॉक की जरूरत पड़ेगी। आई नीड ए क्लास लेवल लॉक। क्लास लेवल लॉक क्या होता है, पूरे क्लास के लिए एक ही लॉक बनेगा। अगर पूरे क्लास के लिए एक ही लॉक बनेगा तो ये जो रूम हमने बनाया था ये हर इंस्टेंस के लिए नया नहीं बनना चाहिए, मतलब हमारा रूम जो है एक ही बनना चाहिए, हमारा रूम एक ही बनना चाहिए जो क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होना चाहिए। हमको इस रूम को शेयरेबल बनाना पड़ेगा। तो हमने जब इनिशियल क्लासेस में जो लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, तो इंस्टेंस ब्लॉक होता है या इंस्टेंस मेथड होते हैं, वो हर इंस्टेंस के लिए नए नए बनते हैं। लेकिन अगर कोई स्टैटिक अगर हम बना दें किसी चीज को, तो वो क्लास के लिए एक सिंगल बन जाता है, ऑब्जेक्ट्स उसको शेयर करते हैं। तो अगर इस रूम को मेरे को शेयरेबल बनाना है बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जैसे कौन सा ऑब्जेक्ट्स, OBJ1, OBJ2, OBJ3 एंड n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाना चाहें सबके साथ ये रूम जो है वो एक ही रूम हो, क्योंकि इसमें मेरे को एक ही ताला एक चाबी चाहिए। अभी क्या केस हो रहा था, हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये रूम है तो सबके पास ताला चाबी है, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स है तो 3 रूम्स हो गए। लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए, 3 रूम्स नहीं चाहिए, मुझे एक ही रूम चाहिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ही रूम चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रूम को मुझे स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंक्रोनाइज के साथ साथ मैं इसको स्टैटिक लिख दूंगा। जैसे ही मैंने इसको स्टैटिक बनाया, इट बिकम्स ए स्टैटिक या क्लास मेंबर मेथड। अब ये क्लास मेंबर मेथड बन चुका है, मतलब रूम इज नाउ सिंगल, इट इज वन इंस्टेंस इज ओनली बीन क्रिएटेड, और ये रूम जो है एक ही बनेगा, एंड दैट रूम विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। OBJ1, OBJ2, OBJ3 तीनों के साथ ये सेम एक ही रूम शेयर होने वाला है। इसका मतलब ताला चाबी एक है। सो अगर मल्टीपल थ्रेड्स अगर इस रूम का एक्सेस करना चाहते हैं, T1, T2, T3, तो उनको सेम उसी एक ही रूम का ताला चाबी मिलेगा। जिसको भी उसका चाबी मिलेगा वही उस रूम में एंटर कर पाएगा। नाउ अगर हम इसको रन करते हैं तो हमको सिंक्रोनाइज्ड आउटपुट मिलेगा। जिसको चाबी मिला वही रन करेगा, जिसको चाबी नहीं मिला वो रन नहीं कर पाएगा। तो जिसको देखिए T1 को मौका मिल गया, अभी T1 पूरा रन होगा। जब तक T1 कंप्लीट नहीं हो जाता T2, T3 वेट करेंगे, क्योंकि रूम एक ही है। अब T1 कंप्लीट हो, अब T3 को मौका मिला, अब T2 वेट करेगा जब तक T3 कंप्लीट नहीं हो जाता। अब T3 कंप्लीट हो गया, अब T2 को मौका मिलेगा। देखिए आउटपुट में, देखिए ये T2 का आउटपुट मिल गया। ठीक, सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द क्लास लेवल लॉक। अपन ने यहाँ पे इसको स्टैटिक बना दिया, तो इट बिकम्स अ क्लास लेवल मेंबर। तो क्लास लेवल मेंबर बन चुका है, तो इससे मतलब इसमें लॉक भी जो रहेगा वो क्लास लेवल का रहेगा और एक ही बनेगा। ओनली सिंगल रूम विल बी क्रिएटेड। सो अगर इंस्टेंस मेंबर मेथड है तो मल्टीपल रूम्स विल बी क्रिएटेड। स्टैटिक मेंबर मेथड है तो ओनली सिंगल रूम विल बी क्रिएटेड। सो हम जब सिंक्रोनाइज करते हैं तो सिनेरियो बेस्ड हमको सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के बाद हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हमें ऑब्जेक्ट लेवल लॉक यूज करना है कि क्लास लेवल लॉक का यूज करना है। अभी जो एग्जांपल अपन ने देखा वो क्लास लेवल लॉक का एग्जांपल है। तो एप्लीकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के हिसाब से कैसा सॉल्यूशन निकालना है, उसके हिसाब से हमको समझना पड़ता है कि हमको ऑब्जेक्ट लेवल लॉक की जरूरत है कि क्लास लेवल लॉक की जरूरत है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ऑब्जेक्ट लेवल लॉक और क्लास लेवल लॉक के बारे में हमने जो डिस्कशन किया, ये आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, सो क्लास लेवल लॉक और ऑब्जेक्ट लेवल लॉक जो अभी अपन ने देखा, जो एग्जांपल हमने देखा है, वो अपन ने जो देखा है वो मेथड्स के ऊपर देखा। हम चाहे तो इसको जो है ब्लॉक बना के भी कर सकते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक बना के भी सेम चीज को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। सो अभी जो, क्योंकि अभी ऑलरेडी बना बनाया कोड है क्लास लेवल लॉक का, तो मैं क्लास लेवल लॉक का ही एग्जांपल लेके इसमें चल रहा हूं। सो हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड जो है कहाँ यूज करेंगे, सिंक्रोनाइज और स्टैटिक कीवर्ड जो है वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम ब्लॉक बनाना चाहते हैं। अब मेथड को हम स्टैटिक नहीं बनाएंगे, हम ब्लॉक को स्टैटिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करना है इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं।
सो इस फॉर लूप को जो है मैं करूंगा, देखिए सिंटैक्स को ऑब्जर्व कर लेते कैसे लिखना है। अभी अपन ने मेथड को देखा था, मेथड देखिएगा एक्सेस मोड, रिटर्न टाइप, सिंक्रोनाइज्ड मेथड, ठीक, और स्टैटिक यूज करेंगे, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट क्लास लेवल लॉक कर रहे हैं तो स्टैटिक यूज करेंगे, देखिए स्टैटिक कीवर्ड यूज होगा। और हमको अगर जो है क्लास लेवल लॉक लगाना है किसी ब्लॉक के ऊपर तो हमको सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज करेंगे अलॉन्ग विद क्लास नेम डॉट क्लास। तो यहाँ पे देखिएगा मैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यहाँ से सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड भी हटा दूंगा, यहाँ पे सेम कोड यहाँ पे लिखूंगा सिंक्रोनाइज्ड। ये मैं क्लास लेवल लॉक क्रिएट कर रहा हूँ, सो आई एम क्रिएटिंग क्लास लेवल लॉक। सिंक्रोनाइज में मैं लिख दूंगा, क्लास नेम है मेरा माई थ्रेड डॉट क्लास। ये क्या करेगा, क्लास लेवल लॉक क्रिएट कर देगा। अभी जो हमारा फॉर लूप आया है इसके अंदर में, इसमें क्लास लेवल लॉक एक्टिव हो गया है, इसमें क्लास लेवल लॉक एक्टिव हो चुका है, ठीक। थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर देता हूं कोड को। फाइन नाउ, ठीक। सो अपन ने अभी क्या किया जो हमारा फॉर लूप का कोड था, जो अपन ने रूम को स्टैटिक बनाया था, हमने रूम को स्टैटिक नहीं बनाया, उसके अंदर में जो कोड था उसको एक प्रकार से आप समझिए स्टैटिक बना दिया और उसको सिंक्रोनाइज कर दिया। अब ये जो कोड है, क्योंकि ये ब्लॉक है, देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज जो लिखा है अपन यहाँ पे देखिए, ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है, ये जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक। तो ये जो पूरा ब्लॉक है ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक बन चुका है। और क्योंकि अपन ने यहाँ लिखा है माई थ्रेड डॉट क्लास, मतलब क्लास नेम डॉट क्लास करके हमने कीवर्ड यूज कर लिया यहाँ पे, सो दिस एंटायर कोड बिकम्स अ क्लास लेवल लॉक। इसमें क्लास लेवल लॉक अप्लाई हो जाएगा। सो आउटपुट जैसे था वैसे हमको मिलने वाला है, जैसे अपन ने लास्ट टाइम देखा था कि जिस एक थ्रेड को मौका मिलेगा वो पर्टिकुलर थ्रेड कंप्लीट करेगा कोड को। जैसे T2 को मौका मिल गया है, अब T2 कंप्लीट होगा, T1 T3 वेट कर रहे हैं, अब T2 कंप्लीट हो चुका है, अब जो T1 को मौका मिल गया है, अब T3 वेट कर रहा है T1 का कंप्लीशन के लिए, अब T1 कंप्लीट हो रहा है, अब T3 चालू हो जाएगा। अब देखिए T3 एक्टिवेट हो गया, अब T3 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सो सेम चीज अपन ने किया क्लास लेवल लॉक के लिए, ठीक। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा इंस्टेंस मेंबर मेथड है, लेकिन उसके अंदर अपन ने स्टैटिक ब्लॉक जैसे क्लास लेवल लॉक अप्लाई कर दिया टू ए पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड। तो ये जो ब्लॉक्स है वो काम आता है हमको, क्यों? क्योंकि हो सकता है कई बार इस रूम के अंदर में, जैसे ये रूम जैसे मैंने इंस्टेंस मेंबर मेथड है, लेकिन उसके अंदर से मेरे को क्लास लेवल लॉक को, कुछ कोड को क्लास लेवल लॉक देना है, कुछ कोड को इंस्टेंस लेवल लॉक देना है, तो हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल लॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्लास लेवल लॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं साथ साथ। तो उसके लिए हम जो है ब्लॉक्स का यूज करते हैं, दिस इज ए ब्लॉक, ठीक है। सो ये आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखा हुआ तो उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, बनाया था स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, उसमें अपन ने ब्लॉक्स के बारे में देखा था, इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक। तो ये वही ब्लॉक है। अब ये जो ब्लॉक है वो क्लास लेवल लॉक के साथ बना है, आप कह सकते हैं एक तरीके से स्टैटिक ब्लॉक जैसा बन चुका है। अब इसी कोड को मेरे को चाहता हूं मैं कि इंस्टेंस लेवल लॉक को अप्लाई करे। इंस्टेंस लेवल लॉक के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा ये क्लास नेम डॉट क्लास नहीं लिख के तो लिख देंगे दिस। जैसे अपन ने यहाँ पे दिस लिख दिया तो दिस एंटायर थिंग बिकम्स एन इंस्टेंस लेवल ब्लॉक। तो इंस्टेंस ब्लॉक बन चुका है। इंस्टेंस ब्लॉक अगर बना है तो इंस्टेंस लेवल लॉक जो है इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इंस्टेंस लेवल जैसे लॉक अप्लाई होगा, आप ऑब्जर्व करें OBJ1, OBJ2, OBJ3 तीनों में अलग अलग रूम्स आ जाएंगे। तो अब थ्रेड जो है वो इंडिपेंडेंटली रन हो जाएगा। तो थ्रेड्स है T1, T2, T3 सबको इंडिविजुअल रूम्स मिल जाएंगे, तो ये इंडिविजुअली रन हो जाएगा। तो आउटपुट फिर से रैंडम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट रैंडम आ गया। आउटपुट ऑब्जर्व करें, ये रैंडमाइज आउटपुट मिल रहा है। जो सीक्वेंशियल आउटपुट था वो चला गया, बिकॉज अब इंस्टेंस लेवल लॉक यूज हो रहा है। इंस्टेंस लेवल या ऑब्जेक्ट लेवल लॉक हो रहा है। T3 के पास अपना खुद का लॉक है, चाबी है। T2 के पास अपना चाबी है, T1 के पास अपना चाबी है। क्योंकि अपन ने इस ब्लॉक को क्या बना दिया, इंस्टेंस लेवल ब्लॉक बना दिया। इसमें जो लॉक है वो इंस्टेंस लेवल लॉक है, ऑब्जेक्ट लॉक लग गया है ड्यू टू दिस, ये जो अपने कीवर्ड यूज किया दिस करके। तो अब मुझे अगर इसको यूज करना है सिंक्रोनाइज्ड वे में, अगर मुझे चाहिए आउटपुट, तो मुझे एक ही ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। सब जगह एक ही ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो एक ही रूम रहेगा।
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं करेंगे अपन, OBJ OBJ2 OBJ3 को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपन इसको जब रन करेंगे तो वही सेम जो सीक्वेंशियल आउटपुट है वो हमको मिलेगा। T1 पहले रन हो गया तो T2 T3 वेट कर रहे हैं, T1 कंप्लीट होगा पूरा। अब दूसरे अब T3 को मौका मिल गया, T2 वेट करेगा, T3 कंप्लीट होगा, पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए कि T3 कंप्लीट हो गया, अब T2 को मौका मिलेगा, T2 कंप्लीट हो रहा है अभी, एंड T2 इज नाउ कंप्लीट। दिस इज इट। ठीक, सो हम लोग ब्लॉक्स बना के भी कर सकते हैं। तो ये अपना जो है सिंक्रोनाइज्ड जो कीवर्ड है उसको यूज करके हम ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, मेथड को भी बना सकते हैं। क्लास लेवल अगर कर रहे हैं तो स्टैटिक मेथड बना के करेंगे, अगर ब्लॉक बना रहे हैं तो क्लास नेम डॉट क्लास यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट लेवल ब्लॉक क्रिएट करना है तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड हम लोग इंस्टेंस मेथड के साथ यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट लेवल लॉक बनाना है ब्लॉक यूज करके तो सिंक्रोनाइज्ड ब्रैकेट में रेफरेंस जो है दिस यूज करेंगे, और वो पूरा ब्लॉक जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक अप्लाई करेगा। So I hope this concept is clear related to object level lock and class level lock and synchronization of the entire thread multi-threaded environment. So इस वीडियो को आप प्लीज बार बार देखें, कोडिंग को खुद करके देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बनाइए, कोड को चेंज करके देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए कोड को, इस वीडियो को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Thank you so much for your patient listening. Please subscribe and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.